बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन करीब हैं, एक तरफ सियासी सरगर्मियां जो है वो जारी हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और बाकी अदालतों में बड़े अहम केसेस की समाअत हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) की समाअत हुई और उस पर जो है जो सियासतदान नायल हैं उसके मतलब जो है वो दलाइल दिए गए। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी कौम ने देखा कि किस तरह जो है वो दलाइल जारी हैं और किस तरह समाअत हो रही है। हम इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो चीज़ें चल रही हैं कि फ़ैसला हक़ में आ गया तो ठीक, अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आता है तो फिर वही मज़लूमियत और फिर वही इल्ज़ामात की जो सियासत है वो सामने आती है। और एक बयानिया जो है वो दोबारा से ये सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर कि किसी शख्स को मज़लूम बनाया जा रहा है। सानिया 9 मई एक तरफ और दूसरी तरफ जो है उस ऐसी शख्सियात को, ऐसे शख्स को जिसने जलाओ घराव किया, जिसने GHQ पर हमला किया, जिसने कोरमंडल हाउस पर हमला किया, जिसने एयर बेस पर हमला करवाए, उन्हें जो है मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है। हम इस पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है। हमारे साथ मौजूद होंगे नईम हैदर पंजोता साहब, तहरीक इंसाफ के वकील हैं, रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे शौकत पराचा साहब से, सीनियर तजियाकार हैं, उनसे पूछेंगे कि इलेक्शन की तरफ जाने वाले हालात जो है उसमें रुकावटें क्या आ रही हैं। फिर हम बात करेंगे नज़ीर लुगारी साहब से, सीनियर तजियाकार हैं, और फिर प्रोग्राम के आखिर में सानिया 9 मई से मुतल्लिक भी बात करेंगे कि एक तरफ तो कैपिटल हिल्स के मुलजमान को सज़ा मिलती है, पूरी दुनिया देखती है, और दूसरी तरफ सानिया 9 मई के किरदारों को अभी तक सज़ा नहीं मिली। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब, उनसे बात करेंगे। नईम हैदर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मुझे बताइएगा कि आर्टिकल 62(1)(f) की जो है वो समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, तो क्या कहते हैं कि इस केस का फिर आज जो नैब से मुतल्लिक एक केस का फैसला हुआ कि 10 साल तक जो है वो नहली की मुद्दत जो है वो होगी, तो इन तमाम केसेस का असर क्या पड़ेगा इलेक्शन पर? देखिए, बात यह है, इस केस को अगर 62(1)(f) की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना, बड़ी वाज़ेह तौर पर कहना चाहिए कि नवाज शरीफ जो ताहयात नायल हुए, उनकी नायली को ख़त्म करने के लिए ये केस लगा हुआ है। सिर्फ एक शख्स को इलेक्शन के अंदर नाफिज करने के लिए ये केस सुना जा रहा है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेकअप नहीं किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब दरखास्त दी गई है तो उसके ऊपर कोई, आपने देखा है कि कोई समाअत हुई है कि खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, जो कि एक इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट फाइल की थी और खान साहब को सजा हुई तोशाखाना केस में 3 साल के लिए, वो सजा तो सस्पेंड हो गई, लेकिन वो कन्विक्शन बाकी थी, वो ऑर्डर जो है वो सस्पेंड होना था। उसी को लेकर हम अदालतों में फिर रहे हैं। वहां पर उस नवाज शरीफ साहब को नाफिज करना बड़ा जरूरी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नायल किया था और बदयांती की बुनियाद के ऊपर उसे नायल किया गया था। अभी भी अगर देखा जाए, रिकॉर्ड देखें तो नवाज शरीफ साहब ने कोई रसीदें नहीं दी, नवाज शरीफ साहब ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया कि ये जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स थे वो कहाँ से बने थे, किधर से आए थे और वो कैसे बने थे। जी। लेकिन उनको आपने देखा कि किस तरह जो है उनके केसेस यहाँ पर लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और एक जो हफ्ता है, हफ्ते के अंदर ही उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी देखें तो स्पेशल उनके लिए बेंच समाअत कर रहा है, तो हम हैरान है कि बुनियादी नईम साहब, इसका मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ के लिए जो है वो सारा केस सुना जा रहा है। इल्ज़ाम मैं लगा रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ? अगर यहाँ पर अगर बात करने के ऊपर भी पाबंदी है। नहीं, मैं तो आपकी बात से बात कर रहा हूँ कि ये, और अगर पाबंदी नहीं है तो आईने पाकिस्तान हमारा हक देता है, अगर कोई अदालत गलत फैसला करती है या गलत कोई केस टेकअप करती है और जो जरूरी होते हैं वो नहीं करती, और लल्ले पंजू उन लोगों के केस उठाकर और वो समाज के लिए शुरू कर लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली आएगा कि जहाँ खवातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, जहाँ बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है, जहाँ लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जहाँ लोगों के जो है वो तायद कुनंदे, तजवीज़ कुनंदे अगवा किए जा रहे हैं, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, उस दरखास्त के ऊपर सुनना जरूरी नहीं है। और उस शख्स को जिसने 3 अदवार में हुकूमत की और मुल्क को लूटा, लूट के पैसा जो है वो बाहर लेकर गए, उसका केस सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको मसनद के ऊपर बिठाना है। तो बात यह है ना कि हम तो बात करेंगे जहां पर जो दरखास्तें जरूरी हैं फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन के हवाले से, उनके ऊपर भी जो है सुप्रीम कोर्ट को इतना ही सीरियस होना चाहिए और उसी तरह से पूरा दिन कार्रवाई करनी चाहिए और उसी तरह से रिमार्क्स आने चाहिए। देखिए सर, हमने तो ये देखा कि आपके बानी चेयरमैन PTI को भी रिलीफ मिला कोर्ट से, उनकी बेल हुई, नैब ने गिरफ्तार किया,
सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, जो है वो रिमांड पर होने के बावजूद रिहा किया गया, फिर आपकी जो फैसला था वो मुअत्तल हुआ हाई कोर्ट से, इसी तरह बाकी जो आपको रिलीफ मिल रहा है वो भी तो है ना सर? देखिए, वो रिलीफ कोई नहीं है, कानून के मुताबिक फैसला आया है। और अगर देखा जाए तो इसके अंदर बदनीति क्या नजर आती है। पहले ट्रायल कोर्ट ने जमानत सस्पेंड की, डिसमिस की। जब मैं ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने डिसमिस की है जो उसके अंदर बड़े शवाहिद थे। मैंने कहा जैसा मुझे तो शवाहिद नजर नहीं आए। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो हाई कोर्ट के अंदर जमानत खारिज की गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया तो उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 5 है वो बड़ा वाज़ेह कहता है कि किसी तरह भी जो किसी दूसरी रियासत को फायदा मिला हो, किसी दूसरे मुल्क को फायदा मिला हो, ये बात जो है वो साबित नहीं हो पा रही। तो जब ये बात साबित नहीं हो पा रही तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये बेल ना हो। तो उस बुनियाद के ऊपर खान साहब की बेल हुई थी। और जिस तरह से ये ट्रायल चलाया गया था वो पूरी कौम जानती है कि उस ट्रायल के अंदर जैसे नोटिफिकेशन किए, जैसे उसको इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की गई, जैसे वो केस चलाया गया और उस तमाम जो वहां पर ट्रायल चलाया गया, नोटिफिकेशन की गए, उनको कलदम करार देते हुए 0 से ट्रायल शुरू हो गया। दोबारा जज सब उसी तरह से ट्रायल चलाते हैं। तो अगर उसके ऊपर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो ये बात जो है फिर इन्हें बर्दाश्त करनी चाहिए। बल्कि उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको उस बात के ऊपर तकलीफ हो किसी शख्स को भी, या कोई जज भी ये समझे कि ये बात गलत कर रहे हैं, तो फिर उस जो तरीकाकार है उसको बदलना होगा। आज आपने देखा कि इस तरह शबीर कुरैशी की मुल्तान हाई कोर्ट में गिरफ्तारी हुई, उसके ऊपर तो कोई किसी तरह से नहीं आया कि जनाब चीफ साहब ने फौरन टेकअप कर लिया, क्योंकि चीफ साहब ने बुलाया था उनको। चीफ साहब थे या जस्टिस साहब थे वहां पर बैठे हुए, तो उन्होंने बुलाया था जनाब के आप आए और आपके जो है जरूरी है कागजात नामजदगी की दरखास्त जो आपकी लगी है तो उसके अंदर आपकी हाजिरी जरूरी है। लेकिन क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने कल बड़ा जानबदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने फैसला दिया, तो फौरन ही उस्मा बुखारी जो है वो लिखने लग पड़े कि ये देखें सहूलतकार जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, अगर आइन के मुताबिक कोई अगर फैसला देता है, देखिए अदालत का काम ये होता है कि लोगों की हकूक की हिफाजत करना, ठीक है। और अगर कोई शख्स खुद सरेंडर करता है कानून के सामने तो उसे रिलीफ दिया जाना या उसे इंसाफ देना, वो ये नहीं कह सकते कि आपने उसको बड़ा उसकी सहूलतकारी की है। सर इसी पेशावर हाई कोर्ट ने, नहीं भाई, इसी पेशावर हाई कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया था पहले और वो ऑर्डर सस्पेंड किया था इलेक्शन कमीशन का, और फिर इसी हाई कोर्ट से आपको जो है वो उसका अपील पर उन्होंने फैसला दिया। देखिए बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल उसके पास इख्तियार ही नहीं है इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से ये देखने का कि किसी के इंटर पार्टी इलेक्शन हुए ठीक है नहीं हुए, क्योंकि सिर्फ उसके पास इख्तियार है तो अगर कोई डिले करता है तो उसके ऊपर उसके पास पावर है फाइन करने की, उसके अलावा उसके पास इख्तियार नहीं है। और हम उसी को लेकर चला पेशावर हाई कोर्ट में। अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसके अंदर 3 चीजें जो है वो ऑर्डर के अंदर मैंने पढ़ी। उन्होंने कहा कि एक तो पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरे पाकिस्तान में कैसे इतलाक हो सकता है। पहली बात तो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट में हमने इसलिए रुजू किया था क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन वहां पर बनता था, हमने इलेक्शन वहां पर करवाए थे। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको मौका नहीं दिया गया, तो ये बात भी गलत है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पूरा मौका दिया गया, 4 घंटे आर्गुमेंट्स होते रहे। तीसरा ये कहा गया कि जो इंटरम रिलीफ दिया सर मुझे नहीं भाई सिर्फ एक नुक्ते पे आपसे बात करनी है, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है। मुझे बताइएगा तहरीक इंसाफ जो है वो उसने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, तो एक तरफ तो आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट्स को भी और अदलिया को, और दूसरी तरफ आप वहीं पे जा रहे हैं रिलीफ मांगने के लिए, तो क्या इंसाफ की तवक्को है आपको? देखिए इंसाफ की तवक्को से ये बंदा जाता है, और अगर घर बैठ के बल्ला मिलता होता तो जरूर हम कभी भी ना जाते। और ये भी छीनने की जो उनकी साजिश है सिर्फ इसलिए छीनना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने इमरान खान को अंदर डाल दिया, इन्होंने उसके ऊपर केसेस बना दिए, पार्टी को क्रैश कर दिया। 9 मई वाला भी वो पूरा बेनिफिट इन्होंने ले लिया कि लोगों के ऊपर सितम करने के लिए ये एक 9 मई की जो है वो सामने रख के तो लोगों के ऊपर जुल्म सितम करते रहें ताकि लोगों को उठाते रहें, अगवा करते रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते रहें। तो ये सारा सिलसिला तो उन्होंने कर लिया। अब सर 9 मई एक रियलिटी है ना सर, 9 मई भी तो एक रियलिटी है ना भाई। लिहाजा इमरान खान का वोट खत्म नहीं हो रहा, तो लिहाजा बल्ला जो है वो इनसे छीन लिया जाए। तो बल्ले की जो साजिश थी वो सिर्फ ये थी कि वोट जो है वो क्योंकि कप्तान का है तो बल्ले को वोट पड़ेगा, तो इसलिए बल्ला छीन लिया जाए ताकि लोग जो हैं वो बिल्कुल उनको किसी हमारे उम्मीदवार को कोई निशान अलॉट किया जाए, किसी को और अलॉट किया जाए। देखें निशान जो होता है वो पार्टी की एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक बुनियादी हक होता है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट में बेनजीर केस के अंदर ये डिसाइड हो गई थी जब ये तलवार का मामला उस वक्त आया था कि आप किसी से पार्टी का निशान नहीं छीन सकते। मसला क्या है कि हमारा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है या बांग्लादेश है, तो वहां पर ज्यादातर लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, तो इसलिए निशान
जरूरी होता है कि वो अपने जो मर्जी के मुंतखब जिस शख्स को मुंतखब करना चाहते हैं उसके निशान के ऊपर मोहर लगा सके, ताकि उनको अगर नाम पढ़ना नहीं आता तो अगर आप 80% अवाम का ये मैंडेट देंगे और 80% अवाम को कहेंगे कि उनके पास कोई निशान ही ना हो और वो उनका वोट जाया हो, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल नईम साहब, आपका सर पॉइंट आ गया, आपकी जो है वो बात सामने आ गई। और देखना ये है कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करती है और क्या बल्ले का निशान इलेक्शन तक रहता है नहीं रहता, ये बड़ा अहम सवाल है। और तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में कहाँ खड़ी होगी। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन करीब हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है नैब केसेस में 10 साल की सज़ा बहाल करने से वाले से, और जो हालात चल रहे हैं, हम इस पर आज तजिया जो है वो करेंगे और जायज़ा लेंगे कि हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, उनकी बड़ी ग्रिप है सियासत पर, हालात पर। फिर हम बात करेंगे शौकत प्राचा साहब से, सीनियर तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, उनसे बात करेंगे। लगारी साहब, मुझे बताइएगा सर कि आर्टिकल 62(1)(f) नाअहलीक से मुतल्लिक जो है वो केस की समाअत जारी है और इस पर फैसला जो भी आए, लेकिन हालात सर किस तरफ जा रहे हैं। इससे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो नैब ज़दा जो लोग हैं उनकी सज़ा 10 साल बहाल की गई है। तो एक तरफ तो इलेक्शन करीब हैं, इलेक्शन कैंपेन में सियासी जमातें जा रही हैं और दूसरी तरफ ये सारे केसेस वगैरह और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो क्या देख रहे हैं सर? एक सियासत में गैर यकीनी का जो अमल है वो अब भी जारी है। सियासत में कोई चीज़ हतमी और यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकती। एक दिन जो है एक इदारा बहाल कर देता है इंतखाबी निशान, फिर उसके बाद एक और इदारा आकर उसको फिर दोबारा बैन कर देता है और ये सूरत हाल चली जा रही है और इसमें कोई वाज़ेह सूरत हाल नजर नहीं आ रही। जो गैर यकीनी शुरू हुई थी पाकिस्तान के अंदर एक सियासी पार्टी को इंडक्ट करने की और एक पार्टी को लाने के लिए जो खेल खेला गया पाकिस्तान के अंदर, वो खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो खेल ये था कि एक लाडला बनाया जाए, एक और लाडला बनाया जाए, फिर उस लाडले को इक़्तिदार दिया जाए किसी भी कीमत पर, फिर पाकिस्तान में सारी सूरत पैदा की जाए। इस सारी सूरत को पैदा करने का हमें अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है, पाकिस्तान के अवाम को इससे क्या हासिल हुआ है, खुद पाकिस्तान की रियासत को इससे क्या हासिल हुआ है, अभी तक नहीं हम समझ पा रहे हैं। अब भी उस लाडले के नाज उठाए जा रहे हैं, नखरे उठाए जा रहे हैं, उसको जो है वो आई रोज उसका ग्राफ दिया जाता है, उसको ज्यादा पॉपुलर बनाया जाता है। ये सारी चीजें जो हैं, इसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, पाकिस्तान की रियासत को क्या फायदा होगा, पाकिस्तान के अवाम को क्या फायदा होगा, ये बात हमारी समझ से बाहर है। और सर लाडला सर लॉन्च करने के बाद अब भी जो है वो सन 9 मई होने के बाद के बावजूद भी जो है वो कहा जा रहा है कि उस लाडले से ज्यादती हो रही है। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि रियासती इदारे खुद अपने साथ कर रहे हैं, अवाम के साथ कर रहे हैं, रियासत के साथ कर रहे हैं, मुल्क के साथ कर रहे हैं और जो भी अब भी उसकी तरफ देख रहे हैं और उसके लिए नखरे उठाए जा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है, जो हम सामने देखते हैं, कभी कोई इदारा आ जाता है, कभी कोई और इदारा आ जाता है, तो उसकी जो है खैर खाही के लिए, खैर खाही होनी चाहिए पूरे मुल्क के सब लोगों के लिए होनी चाहिए, लेकिन एक मखसूस लाडले को सर पर बिठाने का अमल जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और उसका नतीजा ये है कि जरा दिखाता है कि जनाब देखिए हम तो कार्रवाई कर रहे हैं और इसने तो ये सब कुछ कर दिया। वो कहते हैं कि जी नहीं, हमने नहीं किया, हमारा क्या वास्ता है इससे। भाई वो एक आदमी जिसने 9 मई का सामना किया, उससे पहले के सबूत की हम बात नहीं करते, जो भी होगा सबूत है उनके पास। 9 मई के बाद, 9 मई के वाक़े के बाद जब 2 दिन के बाद दोबारा उसको हाई कोर्ट में पेश किया गया और उससे कहा गया कि ये क्या हुआ था, उसने कहा ये मेरी गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल था, अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करोगे दोबारा 9 मई दोबारा होगा, यही कुछ कहा था। उसके बावजूद भी उसके नखरे उठाए जा रहे हैं। अदालत कहती है गुड टू सी यू, आपको देखकर हमें दिली मुसरत हुई है, आप जाइए अपने दोस्तों को साथ लेकर जाइए, वहाँ गेस्ट हाउस में जाकर रात गुजारिए, अपनी मर्जी से गप्पे कीजिए, अपनी मर्जी से बातचीत करते रहिए, फिर उसके बाद आप कोर्ट चल जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर वहाँ पहुंचते हैं तो कोर्ट कहती है कि जाएंगी, इन पर जो मुकदमात हैं उनमें जमानत, जो मुकदमात बनाए जाएंगे उनमें भी जमानत, जाओ ऐश करो मदद करो। ये सारा कुछ तो होता रहता है। ये 9 मई के बाद हुआ है, 9 मई से पहले नहीं हुआ है। ये सब कुछ होता रहा इस मुल्क के अंदर। तो लगारी साहब, मैं सर शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ प्राइस साहब को। प्राइस साहब, मुझे बताइएगा
जैसे लोहारी साहब ने नुक्ता उठाया कि लाडला 9 मई हो गया, वो कह रहा है कि गिरफ्तार करके फिर ऐसे हालात पैदा होंगे। तो अब जो सूरत हाल चल रही है, मौजूदा सूरत हाल, जिसमें उस शख्स को या किसी शख्सियत को जो है वो कहा जा रहा है कि बड़ी ज़्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म किया जा रहा है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या तहरीक इंसाफ कारकुनान हो या लीडरशिप जो भी है, तो हालात क्या देख रहे हैं इलेक्शन की तरफ? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कल परसों भी कह रहे थे कि कोई हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है कि इलेक्शन ना हो जी। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो तो इलेक्शन का रास्ता है, ऐसे ही, और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। जब जस्टिस कादी फ़ायद ईसा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो तो फिर मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा किसी के लिए इन हथकंडों की बुनियाद पर कामयाब होना और मुल्क को जमहूरियत से डिरेल करना या जमहूरियत को पाकिस्तान में डिरेल करके कुछ और करना। नंबर 1, सो लेट्स बी अफर्म कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे 8 फरवरी ऐसे ही इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि जो लगारी साहब के खदशात हैं, ज़ाहिर है अगर ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है कि एक जज बल्ला ले लेता है, दूसरा दे देता है, एक जज कोई फ़ैसला देता है, उन्हीं ग्राउंड्स पे कोई और फैसला आता है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई डिवीज़न है। हमारा ख्याल था कि जो तकसीम थी कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इन वजूहात की बिना पर इन जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं अभी भी कोई ना कोई तकसीम मौजूद है और मैनेज किया जा रहा है कहीं ना कहीं चीज़ों को। प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली जो हथकंडों वाली बात की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शायद इसी जुमरे में आई। तो कम अज़ कम मैं इतना तो कह सकता हूँ कि चीज़ें सामने आ रही हैं। और जो आज भी सारा दिन हेयरिंग होती रही, उसमें भी नुक्ता नज़र क्या था कि पार्लियामान सुप्रीम है या कोई 2, 4, 5 बंदे, और बार बार ऑनरेबल जजेस ने मल्टीपल टाइम ये कहा कि जो दानिश है वो पार्लियामान में बैठे लोगों की दानिश कोई कम है कि 5 जजेस की दानिश उनसे ज़्यादा हो जाए। ये कौन कह रहे हैं? ये जजेस कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये इनकरेजिंग सिंबल्स हैं, सिम्टम्स हैं, इनकरेजिंग सिग्नल्स हैं। और ये भी आज एक ऑब्जर्वेशन आई, चाहे मजाक के तौर पर आई, कि जजेस अगर कुछ करेंगे तो उनका ईमान कौन जांचेगा। ये भी बड़ा अहम सवाल आया। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि क्या होने वाला है, मैं तो कम अज़ कम इतना कहूँगा कि इलेक्शन होंगे। हाँ, ये जो कहा जा रहा है कि वो हमारे कागजात, एक दिन कहा गया कि जी हमारे 90% कागजात मुस्तरद हो गए। कल जो स्टेटिस्टिक्स आए उनमें ये नज़र आया फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर कि 76% उनके कागजात मंजूर हैं, मंजूर हुए। और जिन पॉइंट्स पर आरोद ने फैसले किए, कोई नहीं झुठला रहा कि उनके पॉइंट्स गलत हैं। उससे ये कह रहे हैं कि मुस्तरद हो गए। वो ये नहीं कह रहे कि जी ये जो रीजंस लिखी हैं आरोद ने वो वैलिड रीजंस हैं। अगर किसी का फ़र्ज़ किया रुपया 1 हो या रुपया लाख हो, अगर नहीं पे हुआ मसलन, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये मुझे याद है कि जिन लोगों के आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते थे, जिन लोगों के आउटस्टैंडिंग गैस बिल्स होते थे, सो मच सो आप भी इधर ही रहते हैं और लगारी साहब भी बखूबी आगाह हैं, क्योंकि कराची में भी MPAs का हॉस्टल हैं। यहाँ जो MNA हॉस्टल है 4-4 साल, 5-5 साल या 3-3 साल 90 की दिहाई में जो असेंबली रहती थी, MNAs रहते थे, पैसे नहीं देते थे। इलेक्शन के टाइम उनको पैसे देने पड़ते थे, तब जाके उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाते थे। तो अब भी तो यही मामला है। जिन ग्राउंड्स पे अगर इस तरह की क्लमजी ग्राउंड हैं उन पे तो वो क्लियर करें, उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन बाकी जिन पे हीनियस क्राइम्स के केसेस हैं, और अगर कोई कहे कि फ़ौज पर हमला करना, कोर कमांडर के घर पे हमला करना, मियाँ वाली एयरबेस पे हमला करना, ISI के दफ्तर पे हमला करना, अगर ये घनौना जुर्म नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसे ही है, बिल्कुल, बड़ा अच्छा नुक्ता है लोहारी साहब। एक तरफ तो हमने देखा कि जिन रियासतों की, जिन ममालिक की हम मिसाल देते हैं, लाइक अमेरिका है, वहाँ पर कैपिटल हिल पे हमला होता है और डोनाल्ड ट्रंप समेत जो है वो सैकड़ों हज़ारों लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसे नाअहल करार दे दिया जाता है।
तो यहाँ पर जो है वो सिंपैथी गेन करने के लिए मुख्तलिफ हरबे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे पोस्टें और एक कहा जा रहा है कि बड़ी ज़्यादती हो रही है जी। तो क्या जैसे प्राची साहब ने कहा कि जो कोर कमांडर हाउस पे हमला करता है, जो GHQ पे हमला करता है, जो मियाँ वाली एयरबेस पे हमला करता है, कि क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। जो भी किसी भी चीज पर हमला करता है, किसी के घर पर हमला करता है, किसी गाड़ी पर हमला करता है, किसी भी शख्स पर, अच्छा कोई जवाब भी हो तो हमला करने का क्या जवाब है? अगर उसके पास जवाब हो तो वो डायरेक्ट किसी से क्या वो बदला चुका सकता है? मतलब अगर किसी शख्स को मुझसे शिकायत है कि मैंने उसके साथ कोई ज्यादती की है, तो मुझसे बराह रास्त कैसे करेगा? मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएगा, कोर्ट मुझे मुजरिम करार देगी तो ठीक है। अगर किसी को शिकायत है, शिकायत की बुनियाद पर से ऐसा क्या है कि जनाब GHQ पर जाकर हमला कर दे? और हमारा मसला और है, हमारा मसला इदारों का है। हमारा मसला ये नहीं, अमेरिका में ये नहीं हुआ कि अगर कैपिटल हिल में के जहाँ पर अटैक हुआ है तो पेंटागन आकर उसके पीछे खड़ा हो गया हो, डोनाल्ड ट्रंप के, या जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट उसके पीछे आकर खड़ा हो गया हो, या व्हाइट हाउस उसके पीछे आकर खड़ा हो गया हो कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ लाडला है, एक लाडले से कोई एक इदारा नाराज होता है, दूसरा इदारा आ जाता है, कट्टे में उठा लेता है, और ये सिलसिला चल रहा है। और वो जो इदारे हैं वो फर्द की शक्ल देखकर फैसले करते हैं ना। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ये फरमाएं कि जनाब आपको देखकर बड़ी मुशर्रत हुई है, आप आए, हम आपको बेल दे रहे हैं। गिरफ्तार मुल्ज़म हो सर, गिरफ्तार मुल्ज़म हो, रिमांड पर हो। हाँ, और ये कि वो शख्स को बाकायदा इस तरह की गाड़ी लाई जाए, गाड़ी ये होनी चाहिए, इस तरह की गाड़ी में इसको वहां भेजा जाए और उस जगह पर जाकर भेजा जाए, इसको अपने घर ना भेजा जाए, फुलान जगह नहीं गेस्ट हाउस में रखा जाए। इस तरह के कहाँ आज तक हुए हैं? इस तरह की सहूलतकारियां कहाँ होती रही हैं? तो जहाँ ऐसी सहूलतकारी होंगी वहाँ कोई सहूलतकार कहीं से निकल आ जाए और आकर कोई सहूलत कर दे तो फिर हम क्या कर लेंगे? सही तरह से हो रहा है। राज साहब, जैसे नईम हैदर पंजोथा कह रही थी कि एक शख्स को बचाने के लिए, एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, उसकी नाअहली ख़त्म करने के लिए, तो सियासतदान का राइट है इलेक्शन में हिस्सा लेना। जैसे कि अगर कोई सजा याफ्ता नहीं है तो उसका हक है कि वो सियासत में हिस्सा ले। कभी जब नैब के केसेस ख़त्म होते हैं या आप लोगों के केसेस ख़त्म होते हैं फिर तो कुछ, तो वह कभी फैसला अगर हक में आ गया तो ठीक है, अगर खिलाफ आ गया तो फिर वही जो है वो बायस हो गई कोर्ट। तो क्या अगर नाअहली ख़त्म होती है ताहयात, और उसमें लिखा भी कोई नहीं हुआ कि अगर आज इनको ये नज़र आता है कि एक शख्स को बहाल करने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं जी, जो ओपन है, जो छुपी हुई नहीं है, बराह रास्त आ रही है, यानी बराह रास्त है कि एक एक कानूनी नुक्ता है, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि जो 2017 में जो कुछ हुआ वो भी तो इसी एक शख्स को नाअहल करने निकालने के लिए, या 2014 में पूरी पार्लियामान को यरगमाल बनाकर पार्लियामान के अंदर गंदी शलवारें धोकर पार्लियामान के लॉन में कपड़े गंदे लहरा कर, वो क्या था? वो किस चीज़ की एफर्ट थी? वो क्या इसी एक शख्स को निकालने के लिए नहीं थी? आज तो अदालत की प्रोसीडिंग्स पे मैं हैरान हूं, परेशान हूं कि कानूनदान एतराज कर रहे हैं। जो वुकला हैं, जिनको जो लगारी साहब बात कर रहे हैं ना कि किसी को शिकायत है वो हमला तो नहीं करेगा, वो कोर्ट में जाएगा। ये लगारी साहब को नहीं, ये वकीलों को ये बात करनी चाहिए। यानी जब हम बैठ के कह रहे हैं कि 9 मई की मजम्मत करते हैं, ये तो वुकला को करना चाहिए था जो कानूनदान कहलाते हैं। और अभी जो आर्गुमेंट लगारी साहब ने दिया, इससे बड़ा क्या आर्गुमेंट होगा कि किसी को शिकायत है, किसी को ग्रीवेंस है, कोर्ट में जाए, वो GHQ पर हमला करने की बजाय, वो कोर कमांडर हाउस पे हमला करने की बजाय मियाँ वाली एयरबेस में आप तैयारों को खराब करने, उनको तोड़ने, मारने, आग लगाने चले गए। किसका नुकसान है? ये किसका एजेंडा आप परसू कर रहे थे? और शोधा के मुजस्मे दिलाए गए जिनके बारे में कहा गया, दुश्मन कह रहा है कि बड़ा बहादुर है अपना, ये जो है फलां शख्स जो है बड़ा बहादुर है। कर्नल शेर खान की सिफारिश या उनकी बहादुरी के लिए खत इंडिया के कमांडर ने लिखा था, और हमारे इन कमांडरों ने क्या किया? इन्होंने जाके उस यादगार की बेहरमती की। जिस माँ का बेटा शहीद हुआ है, उस माँ के सामने यादगार की बेहरमती हुई है, उस माँ पे, उस खानदान पे, उस पूरे उस इलाके पे क्या गुजरी होगी?
तो ये नहीं कहते कानूनदान के भाई जो अदालत में प्रोसीडिंग, हाँ छुपी हुई प्रोसीडिंग्स हों, जैसे जेआईटी मिला करती थी, हमें तो पता ही नहीं जेआईटी, वो ऐसे ही कहीं ना कहीं फोटो खुद ही लीक कर दिया करते। ये तो ओपन हियरिंग है। और अदालत ने कहा, आज भंडारी साहब ने जो दलाइल दिए, ये तो अदालत ने उन्हें मुअम्मन मुकर्रर किया था, वो अदालती रिमार्क्स के बिल्कुल उल्ट जा रहे थे, बट दैट्स अ ओपन डिस्कशन, लेकिन सबने देखा और सबने देखा। तो 2017 में जो कुछ हुआ था, काश ये भी कह देते कि जी वो गलत था, वो जो ज्यादती करवाई, हीरे चुन चुन के व्हाट्सएप पे उन्होंने वो बनाए, जीआईटी बनाई, वो भी गलत था। हाँ। ये भी कह देते कि मॉनिटरिंग जज लगाना, ताकि बाई हुक और बाई क्रुक वो सारा साबित करें जो हम करना चाह रहे हैं, फिर भी ना हो सका पनामा में कुछ साबित। हाँ। फिर अकामा का सहारा लिया गया। आज जिस एक शख्स को मुसल्लत करने का, नाफिज करने का वर्ड उन्होंने यूज किया आपके अर्लियर सेगमेंट में, वो उस एक शख्स के लिए तो वहां 2 साल की मेहनत, और किसी ने कहा था कि हमारी 6 महीने की मेहनत जाये हो जाएगी। आपको याद है जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के क्या अल्फाज थे? तो इसलिए कानूनदान जब ऐसी बातें करते हैं फिर अफसोस होता है। नाज़रीन, ये था नज़ीर लुघारी साहब का मौक़िफ़, और शौकत प्राचा साहब ने भी जैसे बात की कि सुप्रीम कोर्ट में ओपन हेयरिंग हो रही है, सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कोई पनामा जीआईटी, निगरान जज और बाकी मामला जो है वो नहीं हुए थे। हालात आप सबके सामने हैं, लेकिन एक नुक्ते पर सबका इत्तेफाक है कि इलेक्शन हो रहे हैं, और इलेक्शन जो है वो होंगे और अवाम अपने नुमाइंदे ज़रूर चुनेंगे। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो रिलीफ मांगने कोर्ट्स में जा रही है। अगर तो रिलीफ मिल जाए ठीक, अगर ना रिलीफ मिले तो फिर कोर्ट बायस भी है, कोर्ट ज़्यादती भी कर रही है और इदारे भी ज़्यादती कर रहे हैं। और फिर सानिया 9 मई से मुतल्लिक जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, और एक शख्स को जो है वो मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, तजियाकार हैं और बड़े इनकी गहरी नज़र है सानिया 9 मई पर भी, और जो दिफाई मामलात हैं उस पर भी। शाह साहब, शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। आजकल सर बड़ा एक सोशल मीडिया पर जो है वो मजलूमियत जो है वो पेश की जा रही है, और दूसरी तरफ सानिया 9 मई है जिस पर जो है वो पूरी कौम अफसरदा थी, और बल्कि दुनिया भी हैरान थी कि किस तरह अपनी कौम के जो असासे हैं वो जलाए गए, किस तरह ही अपने रियासत पाकिस्तान के जो एसेट्स थे उनको जलाया गया, कोर्ट हाउस पर हमला किया गया, GHQ पर हमला किया गया। तो आपसे बताइएगा कि क्या ये प्रोपेगेंडा कामयाब होगा कि मजलूमियत का प्रचार करके जो है वो इलेक्शन विन किया जाए, या इलेक्शन में जो है वो कुछ सियासी मुफादात हासिल कर ली जाए? देखिए, ये जो एक बयानिया मुरतब करने की कोशिश की जा रही है एक जमात की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उसके हवाले से मैं कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, 5 पहलू हैं जो कि बहुत गौर तलब हैं इस बयानिए के खोखले होने के। पहली बात यह है कि जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, तो इस जमात को जब तक ये बरसरे इख्तिदार थी 2018 से लेके मार्च 2022 तक, तो इसको जो फजा सपोर्ट फैसिलिटेशन उस वक्त मैसर थी, मेरे ख्याल में शायद ही किसी सियासी जमात को पाकिस्तान की तारीख में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इतनी ज्यादा सपोर्ट मैसर हो। इसको इख्तिदार में लाने के लिए आपको याद है कि जहांगीर तरीन साहब का जहाज भी होता था, जब उनको कोई बिल पास करवाना होता था तो वो रियासती इदारों से कहते थे कि जी अपनी ही पार्टी के MNAs को कायल करें कि जनाब वो वोट डाल दें कल इस बिल की सपोर्ट में, और इलेक्टेबल्स को इस पार्टी में शामिल कराना, और बहुत सारे और मामला से आप वाकिफ हैं। तो बुनियादी जो पहला मेरा आर्गूमेंट है वो ये है कि 2022 मार्च तक इस जमात को कंप्लीट लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर थी, और इस जमात ने खुद ये फैसला किया कि जब ये हुकूमत से बाहर गई तो पार्लिमानी सियासत को छोड़ के इन्होंने एंटी स्टेट पॉलिटिक्स को अपना लिया। बयानिया गढ़ा गया? नहीं, बयानिया नहीं,
देखिए, आप इक्तिदार से तो जा रहे थे, लेकिन आप पार्लियामेंट में तो मौजूद थे, आप इस पे इख्तिलाफ पे बैठ सकते थे उनके बेंचों पे, और एक कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, मुस्बत रोल आप एक हिस्ब इख्तिलाफ की पार्टी के तौर पे आईनी एतबार से पार्लियामेंट के अंदर अदा करते रहते हैं। और नॉर्मली जब पार्लियामेंट की टर्म खत्म होती तो आप दीगर पार्टीज की तरह खुद भी उसी तरह कैंपेन करते, एक जिम्मेदार, मुहिब्बे वतन और पार्लिमानी पार्टी के तौर पे। लेकिन आपने कहा कि हमने इख्तिदार से जाने के बाद हमने पार्लिमानी पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के एंटी स्टेट रियासत के खिलाफ पॉलिटिक्स करनी है, और उसके लिए कोई हरबा और कोई जो तरीका है उसको छोड़ना नहीं है। ये पहली बात है। ऐसा ही है। दूसरा पहलू जो है वो इसका ये है कि जनाब, जो पाकिस्तान का आईन है उसका आर्टिकल 5 मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि हर पाकिस्तानी शहरी, चाहे फौजी हो, सिविलियन हो, सियासतदान हो, उसके ऊपर ये लाजमी करार देता है कि वो रियासत पाकिस्तान के साथ लॉयल रहे। तो अगर कोई फर्द या सियासी जमात या कोई गिरोह रियासत और रियासती इदारों के ऊपर हमलावर होता है फिजिकली और प्रैक्टिकली, और फिर वो आर्टिकल 7 से 28 तक जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका सहारा लेके अपने आप को कानून की गिरफ्त से बचाना चाहता है, तो मैं समझता हूं ये एक गैर संजीदा और गैर हकीकत पसंदाना सियासी तर्ज अमल है। तीसरा पहलू इसका ये है कि सिर्फ सानह 9 मई ही नहीं, जो कि यकीनन हमारी तारीख का एक इंतहाई सया बाब है, बहुत तकलीफ दे है उन तमाम फौजियों के लिए भी और उन शोहदा की फैमिलीज के लिए भी जिनके प्यारों ने खून दिया है सरजमीन की सलामती के लिए। लेकिन साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी और हमारे जो हसास माशी मामलात हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इस पार्टी ने काम किया। आप जानते हैं कि IMF को कहा गया, उनको भी खत लिखा गया कि जनाब पाकिस्तान को आप कर्जा ना दें। अभी वॉइस ऑफ अमेरिका की चंद दिन पहले खबर आई है कि जनाब फिर इनकी कोशिश है कि IMF के ऊपर असरअंदाज हुआ जाए कि अगर हमारी मर्जी के मुताबिक हमें मौका नहीं मिलता इलेक्शन में तो आप नेक्स्ट जो किस्त है कर्जे की वो ना दीजिए। तो ये मामला कोई एक पार्टी की बात नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग है। तीसरा पहलू जो है वो खारजा पॉलिसी का है। आपको पता है चीन को काफी परेशानी रही है और सीपेक के मंसूबों को डिले किया गया, और जिससे कोई किसी पार्टी का फायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान के रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। अभी भी देखें जो आला अदलिया के सामने इनके वकील पेश हो रहे हैं, तो मुझे अफसोस से इनकी पार्टी के वर्कर से भी है कि वो बजाय कि वो एक जामिया अंदाज में, संजीदा अंदाज में अपने कानूनी दलाइल पेश करें, तो यूं लगता है कि वो जो ट्वीट्स हैं उनके सोशल मीडिया वर्कर्स के और एक्टिविस्ट के, वही दलाइल की जगह पे वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस के सामने पेश कर रहे हैं, और उनका कोई होमवर्क नहीं है। और कानूनी एतबार, शाह साहब देखें ना, एक तरफ तो सर कैपिटल हिल पर हमले करने वालों के खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई हुई आपके सामने है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, हजारों अफराद जो है वो गिरफ्तार हुए, हजारों के खिलाफ कार्रवाई हुई, और एक तरफ सानिया 9 मई है, वो तो सिर्फ कैपिटल हिल पर हमला हुआ था, किसी और जगह पे नहीं हुआ था, तो यहाँ तो पूरा मुल्क जलाया गया सर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। देखें 250 साल पुरानी जमहूरियत है, अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन जब एक साबिक सदर और उसकी जमात के लोगों ने कैपिटल हिल पे, यूएस कांग्रेस पे और अमेरिका की जमहूरियत की यादगार के ऊपर हमला किया, तो बहुत जामिया अंदाज में हजारों लाखों डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल किया गया, इन्वेस्टिगेशन हुई, और फिर उनमें से बेशुमार लोगों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी गई है। ये एक हमारे लिए एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो कि जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ कौमी सलामती के जो तकाजे हैं उनको भी अहमियत देते हैं। और अभी देखिए एक और बात जो बड़ी मेरे ख्याल में मिसलीडिंग है जो इस जमात की जानिब से की जा रही है कि जी हमारे बहुत से लोगों के कागजात रिजेक्ट हो रहे हैं। हकीकत ये है कि कल तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी वो ये थी कि तकरीबन 6 से 24
जो इनके एप्लीकेंट्स थे उनके कागजात रिजेक्ट हुए थे टेक्निकल बुनियादों पे, जबकि 1996 1996 जो कागजात हैं वो एक्सेप्ट हुए हैं और इनके साथ कोई मेरे ख्याल में ज्यादती नहीं की जा रही। अगर उनके कोई कानूनी मसाइल हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं और उन्होंने रियासत के खिलाफ जो है इर्तिकाब किया है हमलों का GHQ के ऊपर, कोर कमांडर हाउस के ऊपर, ISI के दफ्तर के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि इस जमात के ऊपर भी ये लाजिम है कि वो उन अफराद जो है उनको प्रोटेक्ट करने के बजाय मुल्क के अजीम तर मफाद में जो है उनको आइडेंटिफाई करे और कानून के मुताबिक करार वाकई सजा उनको दिलवाई जाए। ठीक है शाह साहब, इन शॉर्ट सर मुझे बताइएगा कि सानिया 9 मई का जो है वो इलेक्शन पर क्या असर पड़ सकता है सर? जनाब देखिए, इसके जो 3 पहलू हैं मैं कुछ ही बता देता हूं। एक कानूनी पहलू है, एक सियासी पहलू है और एक कौमी सलामती का पहलू है। मैं ये समझता हूं कि जो इसका कानूनी पहलू है उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। जो अफराद इसमें इन्वॉल्व हैं इन हमलों में उनके खिलाफ करार वाकई सजा मिलनी चाहिए और उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन है वो खुद भी जो उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के मुताबिक, पाकिस्तान के सलामती के तकाजों के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के साथ मुखलिस लोगों को नुमाइंदगी का हक दिया जाए। तो वो लोग जो कि पाकिस्तान की रियासत पे हमला आवर होते हैं, उसके मफादात के खिलाफ काम करते हैं, वो फिर अवाम के मफाद में उनके नुमाइंदगी का कैसे हक रख सकते हैं, ये उसका सियासी पहलू है। और तीसरा पहलू जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौमी सलामती का पहलू है कि जिन लोगों ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है कि मैं आइन का, पाकिस्तान के मफादात का जो है पासबान रहूंगा, और उन्होंने अपने ऑफिस को भी इस्तेमाल किया है, अपने वोटर के जो ट्रस्ट को भी उन्होंने ब्रीच किया है और पाकिस्तान के कौमी सलामती के मफादात को नुकसान पहुंचाया है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल और हमारे अवाम के मसाइल के हल के लिए उनको हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने तमाम हकायक, तमाम वाक़यात और तजिया जो है आपके सामने रखा। फ़ैसला आपने करना है कि एक तरफ सानिया 9 मई है, दूसरी तरफ इलेक्शन है और फिर एक तरफ आवाम है। महंगाई से, बेरोज़गारी से हमारी आवाम का क्या हाल है, लेकिन जो हकायक हैं उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। सानिया 9 मई के किरदारों को जो है वो मज़लूमियत की जो है वो जो चादर है उसमें नहीं ढांपा जा सकता और ना ही कोई छुप सकता है। फ़ैसला आपने करना है। तमाम हकायक आपके सामने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।